हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम मिलते हैं अपनी वीडियो नंबर 3 चैप्टर 2 की वीडियो नंबर 3, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अगले प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने 4 प्रिंसिपल्स को स्टडी कर लिया था। आइए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हम देखिए कौन सा है मिस्टर फ्योल का अगला प्रिंसिपल। तो ये रहा आपके सामने प्रिंसिपल नंबर 5 अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्योल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट मीन्स हमने 4th प्रिंसिपल जो पढ़ा था वो था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। इट मीन्स कमांड में एक यूनिटी होनी चाहिए, हर व्यक्ति आकर के इंटरफेयर ना करे। वन बॉस वन कमांड, यानी एक ही बॉस कमांड देने वाला होगा। अगर उस चेंज करनी है तो वही बॉस उसको चेंजिंग भी करेगा। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसमें आता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो एक है, कॉमन गोल 1 है। तो आपका जो गोल है सभी का वो एक ही गोल होना चाहिए, अलग अलग गोल आपके नहीं होने चाहिए। यानी कि 1 यूनिट 1 डायरेक्शन कह सकते हैं हम, 1 यूनिट 1 डायरेक्शन। इट मीन्स जो कॉमन गोल है सभी उसी कॉमन गोल के लिए वर्क कर रहे हैं और सभी उस कॉमन गोल को अपने माइंड में रख करके कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है प्रत्येक डिपार्टमेंट का गोल अपना अलग अलग होगा, नो, बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स का एक ही गोल होगा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है। सो सभी उसी गोल के लिए वर्क करेंगे। तो यहां पर डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए। जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस गोल की तरफ चलने के लिए उनमें यूनिटी होनी चाहिए। वो डायरेक्शन आपके अलग अलग नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इट मीन्स ये कह रहा है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से आप अगर व्यक्तिगत हित को जोड़ दें तो ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉय या वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। कैसे? यानी कि व्यक्तिगत हितों से एक जनरल हित की तरफ चलना। इट मीन्स अगर हम प्रत्येक एम्प्लॉय के व्यक्तिगत हित के बारे में सोचें, उसके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में भी सोचें, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए फर्म में इस समय पर डे 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और यहां पर फर्म को चाहिए कि उसका यूनिट प्रोडक्शन बढ़े। तो किस कंडीशन बढ़ सकता है? तो आप अपने लेबर से कह सकते हैं कि जो भी 100 यूनिट से ऊपर प्रोडक्शन करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, पर यूनिट इंसेंटिव दिया जाएगा। तो हर कोई वर्कर, हर कोई लेबर यही चाहेगी कि हम 100 से अधिक का प्रोडक्शन दें, पर डे में 100 से अधिक का प्रोडक्शन हो, जिससे उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको भी फायदा है और फर्म को भी फायदा है क्योंकि फर्म का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कहता है कि व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सोचेंगे तो ऐसी कंडीशन में उनकी इफिशियंसी पावर भी बढ़ेगी लेबर की, और आपका जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी बात कि वो जो कार्य करेंगे सभी एम्प्लॉय वो पूरे लेबर के साथ करेंगे, हार्ट से वर्क करेंगे, लगन के साथ कार्य किया जाएगा। तो इसलिए यहां पर ये कहता है कि इनमें आप एक सबऑर्डिनेशन बना के चलें, एक व्यक्तिगत हित को भी ध्यान में रखते हुए चलें। नेक्स्ट प्रिंसिपल मिस्टर फ्योल का क्या है? रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। इट मीन्स पर्सन को रिम्यूनरेशन दिया जाता है। इट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म में जितनी भी लेबर, जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो सभी रिम्यूनरेशन के लिए वर्क करते हैं, अपने प्रतिफल के लिए वर्क करते हैं। रिम्यूनरेशन सैलरी के रूप में भी हो सकता है, वेजेस के रूप में भी हो सकता है, कमीशन के रूप में भी हो सकता है। तो यहां पर ये कहता है कि रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? तो मिस्टर फ्योल कहते हैं कि यहां पर प्रत्येक पर्सन को जो आप रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो एक एडिकेट मैनर में होना चाहिए, एक आदर्श प्रकार से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बगल में जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो अपने लेबर या वर्कर को 10,000 रुपये पर मंथ वेजेज या सैलरी दे रहे हैं और आप उसको केवल 7,000 रुपीज पर मंथ या सैलरी दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके यहाँ का एम्प्लॉय या वर्कर वो डीमोटिवेट होगा और केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब तक काम करेगा जब तक कि उसे कहीं दूसरी जगह पर एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में वो काम को मन लगा के नहीं कर पाएगा, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएगा, ना ही आपका प्रोडक्शन को वो निकाल पाएगा, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो वो कहता है कि रिम्यूनरेशन आप प्रत्येक पर्सन को जो दे रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में दें, एक एडिकेट रिम्यूनरेशन होना चाहिए जिससे सभी एम्प्लॉय, सभी वर्कर्स सेटिस्फाई हो सकें। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मन लगाकर कार्य नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। और ऐसी सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को आसानी से अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहां पर यह कहता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉय की इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए आवश्यक है कि हमारा जो रिम्यूनरेशन है वो एक एडिकेट रिम्यूनरेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल। देखिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पहले हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। इट मींस जहां पर पावर या अथॉरिटी टॉप लेवल के केवल कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है, ओनली इन फ्यू हैंड्स। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जहां पर पावर या अथॉरिटी को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिनको सभी को अपनी पावर अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी होगी। तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर मिस्टर फ्योल कहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर 100% सेंट्रलाइज्ड है, इट मींस सभी फैसले, सभी डिसीजन, पूरी पावर केवल टॉप लेवल के हाथ में है, मिडिल लेवल कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लोअर लेवल कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, जबकि वो एक लार्ज स्केल पर वर्क कर रही हो। इट मींस मिस्टर फेरो कहते हैं अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो छोटी फर्म है, तो आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी बिजनेस फर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज स्केल पर वर्क कर रही है और वहां आप चाह रहे हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को अप्लाई करें, तो इट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल तक नहीं पहुंच पाएगी, वो सक्सेस हो ही नहीं सकती है, क्योंकि फिर छोटी छोटी बातों के लिए भी सीधे टॉप लेवल पर बात करनी पड़ेगी कि सर हम ये काम करें या ना करें, सर हम इस प्रकार से काम कर दें क्या। तो ऐसी कंडीशन में टाइम कितना वेस्ट होगा, प्लस सभी अपने आप में डीमोटिवेट होंगे, यार हमें तो कोई फैसले लेने का अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए मिस्टर फ्योल कहते हैं कि 100% सेंट्रलाइज्ड एक लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और 100% डिसेंट्रलाइज्ड अगर ऑर्गेनाइजेशन हो गई तो ऐसी कंडीशन में सभी अपने अपने फैसले लेने के लिए पूरे आजाद होंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना कोई भी फैसला ले सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट कोई फैसला ले सकता है, परचेज डिपार्टमेंट कोई भी डिसीजन ले सकता है। ऐसी कंडीशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई भी नहीं पूछेगा। तो ये सिचुएशन भी गलत है, क्योंकि सभी अगर अपनी मनमानी करने लगेंगे तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। तो इसलिए मिस्टर फ्योल कहते हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक मीडियम स्केल या लार्ज स्केल की है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ना तो 100% सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना ही 100% डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। इट मीन्स वो दोनों 50-50% होनी चाहिए, 50% सेंट्रलाइज हो, 50% डिसेंट्रलाइज हो, यानी कुछ फैसले टॉप लेवल के हाथ में हो और कुछ अथॉरिटी एंड पावर्स वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके, अपने डिसीजंस खुद ले सके। ऐसी सिचुएशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी फर्म एक अच्छे स्तर पर काम कर सकती है और सभी एम्प्लॉय और वर्कर्स एक मोटिवेट होकर के कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहता है कि अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपकी एक लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी 100% सेंट्रलाइज या 100% डिसेंट्रलाइज पॉलिसी को अप्लाई ना करें, बल्कि दोनों को मिलाकर के एक सम इक्वलेंट में उसको अप्लाई करें, यानी कुछ परसेंट सेंट्रलाइज हो, कुछ परसेंट
डिसेंट्रलाइज हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं और सभी में मोटिवेशन की भावना भी आएगी, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटीज होंगी। ओके, तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल। ध्यान दें इस पर विशेष। देखिए, इसका मतलब होता है कि मिस्टर फ्योल कहते हैं आप एक स्केलर चेन को फॉलो करते हुए प्रिंसिपल को अप्लाई करें। इट मीन्स अगर लोअर लेवल में किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पहले अपने सुपरवाइजर से कहे, सुपरवाइजर उस प्रॉब्लम को अपने मिडिल लेवल पर रखे, मिडिल लेवल वाले उस प्रॉब्लम को फिर टॉप लेवल पर रखें। इट मीन्स ये एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, अगर यहां पर डी को कोई प्रॉब्लम है तो डी अपनी प्रॉब्लम को पहले सी से कहे, सी अपनी प्रॉब्लम को फिर बी से कहे और बी अपनी प्रॉब्लम को फिर ए से कहे। इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप चले। जैसे अगर हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो पहले वो मॉनिटर से कहे, मॉनिटर अगर उसको सॉल्व ना कर पा रहा है तो मॉनिटर उसको क्लास टीचर के सामने रखे, क्लास टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो क्लास टीचर उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड या वाइस प्रिंसिपल के सामने रखे, और अगर उनपे भी सॉल्व नहीं हो रही तो वो प्रिंसिपल के सामने जाए। तो इस प्रकार से आपका एक स्केलर चेन फॉलो होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक सिस्टम बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक मैनर में वर्क कर पाएगी और सभी व्यक्तियों की जो अथॉरिटीज हैं, जो उनके मान सम्मान है, उनको भी ठेस नहीं पहुंचेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम घर में ना कहकर बाहर अगर कह दें तो उससे दिक्कत होती है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है और वो स्टूडेंट अपने मॉनिटर से ना गए, क्लास टीचर से भी ना गए, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी ना बताओ, डायरेक्ट वो प्रिंसिपल सर के पास पहुंच जाए और प्रिंसिपल सर फिर क्लास टीचर पूछे हाँ भाई ये प्रॉब्लम ऐसे है क्या, तो क्लास टीचर कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए वहां पर उसके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी कि इसने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा, क्या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता क्या। क्योंकि जो छोटे स्तर की प्रॉब्लम्स है वो छोटे स्तर पर सॉल्व हो जानी चाहिए, ऊपर तक ना पहुंचे। लेकिन यहां पर मिस्टर फ्योल ने एक चीज और कही है कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी बात करनी है और कोई अर्जेंट डिसीजन लेना है और ऐसी कंडीशन में स्केलर चेन का वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं बात। मान लो डी को बात ए से पहुंचानी है तो डी डायरेक्ट ए से बात पहुंचा सकता है, या डी को बात एम से पहुंचानी है तो डी डायरेक्ट एम को बात पहुंचा सकता है। लेकिन ये जब स्केलर चेन टूटती है तो ये हमारा कहलाता है इस कंडीशन में गैंग प्लान। क्या कहलाता है, गैंग प्लान। अगर स्केलर चेन हमारी ब्रेक होती है किसी भी सिचुएशन में तो इस कंडीशन को हम गैंग प्लान के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो मिस्टर फ्योल कहते हैं कि स्केलर चेन को हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए, यानी कि ये हायर टू लोअर या लोअर टू हायर स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई इमरजेंसी या कोई अर्जेंसी आती है, हमें डिसीजन अर्जेंसी में लेने पड़ते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्केलर चेन को तोड़ सकते हैं। स्केलर चेन को फॉलो ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सिचुएशन को हम गैंग प्लान के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। गैंग प्लान क्या होता है, जहां पर हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी कंडीशन में हम शॉर्टकट अगर ले लेते हैं, कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन होती है तो उसको हम गैंग प्लान के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपके यहां तक 9 प्रिंसिपल हो चुके हैं। ओके, 14 प्रिंसिपल मिस्टर फ्योल के थे, केवल 5 प्रिंसिपल आपके बैलेंस रह गए हैं। तो 5 प्रिंसिपल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखें, रिवाइज करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।